वेलकम टू व्यास एकेडमी। आप सभी लोगों का व्यास एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग टेट, सुपर टेट, सीटेट के दृष्टिकोण से जो सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जिसका नाम है मापन और मूल्यांकन, उसके संदर्भ में कुछ जानकारी लेंगे। तो मापन और मूल्यांकन में जो बेसिक डिफरेंस है, पहले वो जान लेते हैं। मापन क्या है, फिर देखते हैं मूल्यांकन क्या है। मापन, देखिए, किसी मापन तो हम संभवतः किसी भी चीज का कर सकते हैं। जो वस्तु मापी जा सके उसको उसका मापन किया जा सके, यानी किसी भी वस्तु को अगर हम गणितीय इकाइयों में प्रकट कर सके, गणितीय इकाइयों में प्रकट कर सके, तो उसे हम क्या कहेंगे? मापन। तो उसे हम बोलेंगे मापन। गणितीय इकाइयों में जिसे प्रकट कर सके उसे हम मापन कहते हैं। इसके अलावा इसका देखिए, प्रत्येक बच्चा, अगर हम शिक्षा के संदर्भ में बात करें तो शिक्षा के संदर्भ में प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, तो उसके लिए विभिन्न विभिन्न शिक्षण विधियों का भी प्रयोग किया जाता है एक शिक्षक के द्वारा। इन शिक्षण विधियों के माध्यम से अगर एक बालक है, बालक कैसा है, पढ़ने में तेज है या कमजोर है, उसके लिए अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। इन शिक्षण विधियों के आधार पर ही हम बच्चे को क्या लेते हैं? निर्देशन। और निर्देशन ये कई प्रकार का हो सकता है। शैक्षिक निर्देशन हो सकता है, व्यावसायिक निर्देशन हो सकता है। इसमें बच्चों को हम निर्देशन देखने के लिए शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। अब इन शिक्षण विधियों के द्वारा निर्देशन देते हैं, तो अब निर्देशन देने के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे हम बोलते हैं मापन एवं मूल्यांकन। तो ये शब्द है जो एक ही में समाहित है, मापन और मूल्यांकन। तो मापन का अर्थ साधारणतः यह होता है कि किसी भी वस्तु को गणितीय इकाइयों में प्रकट करना मापन कहलाता है। और अगर शिक्षा के संदर्भ में इसकी बात करें तो अगर हम ऐसा कहें कि किसी भी बालक की योग्यता को गणितीय इकाइयों में प्रकट करना मापन कहलाता है। किसी भी बालक की योग्यताओं को गणितीय इकाइयों में प्रकट करना मापन कहलाता है। कैसे? मान लीजिए कोई बालक है, किसी बालक को मान लीजिए प्रश्न पत्र है, 100 अंकों का प्रश्न पत्र है, बालक ने उसमें 70 अंक प्राप्त किए, तो ये क्या है? ये है मापन। ये क्या है? मापन विषय संबंधी, हम ये भी कह सकते हैं विषय संबंधी योग्यता की माप को हम क्या बोलते हैं? मापन। और जिसे हम किसमें प्रकट करते हैं? गणितीय इकाइयों में। भाई आप साधारणतः देखो, बिल्कुल एकदम सरल शब्दों में हम लोग समझेंगे, किताबी भाषा में बिल्कुल नहीं जाएंगे, और देखेंगे कि देखिए किसी भी बालक की, मान लीजिए विषय ले लीजिए मैथ्स में बालक को 100 में से 70 अंक प्राप्त होते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये बालक का मापन कहलाएगा। क्लियर है सभी को? ये बालक का मापन कहलाएगा। ठीक है। अब मापन के आधार पे ही हम मूल्यांकन को भी यहाँ पर हम जस्टिफाई कर लेंगे। मूल्यांकन क्या है? हमने गणितीय इकाइयों में बच्चे की योग्यता को प्रकट कर दिया। अब देखिए, इसी मापन के आधार पर बालक की श्रेणी को डिसाइड कर देना या श्रेणी का निर्धारण कर देना, वो क्या कहलाता है? मूल्यांकन। देखिएगा, मान लीजिए कोई बालक ऐसा है जिसे मैथ्स में 100 में से 70 अंक प्राप्त हुए, तो उसकी श्रेणी मैथ्स में कौन सी होगी? आप सभी लोग बताएं। प्रथम श्रेणी में बालक की श्रेणी क्या है? प्रथम श्रेणी है। ठीक है। इसी तरह हम कोई और विषय ले लें, और कोई सब्जेक्ट ले लें। मान लीजिए हम ले लेते हैं इंग्लिश में बालक को 100 में से अगर 55 अंक प्राप्त होते हैं, तो इतना तो उस विषय संबंधी योग्यता का ये मापन हो गया। अब इसी मापन के आधार पर हम बालक की श्रेणी डिसाइड कर दें, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मूल्यांकन। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो देखें कि मापन और मूल्यांकन एक दूसरे पर आधारित है। क्या आपको लगता है कि बिना मापन के मूल्यांकन संभव है? बिना मापन के मूल्यांकन संभव नहीं है। जब तक, अगर भाई ये श्रेणी डिसाइड तभी तो आप कर पाओगे ना, जब आपके पास में मापन के संदर्भ में चीजें होंगी। यदि विषय संबंधी योग्यता की माप नहीं है, तो उस विषय से संबंधित आप श्रेणी कैसे डिसाइड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो इसीलिए बच्चे की विषय संबंधी योग्यता को
अंकों में प्रदर्शित करने को हम मापन कहते हैं। और मापन के आधार पर श्रेणी डिसाइड कर देना या श्रेणी का निर्धारण कर देना, वो क्या कहलाएगा? मूल्यांकन। आइए देखते हैं, एक साथ ही देखते हैं कि मापन और मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं जरा नंबर 1, मापन। देखिए, मूल्यांकन सदैव मापन पर निर्भर करता है। इस बात से सभी सहमत हैं? मूल्यांकन सदैव मापन पर निर्भर करता है, इस बात से सभी सहमत हैं? बिल्कुल सहमत होना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि मूल्यांकन मापन पर निर्भर करता है। इसका उदाहरण मैंने अभी पहले दिया है कि अगर हम विषय संबंधी योग्यता की माप कर लें और उस माप के आधार पर श्रेणी डिसाइड कर दें, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मूल्यांकन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो। अब एक चीज और, मूल्यांकन क्या बिना मापन के संभव है? तो बिना मापन के मूल्यांकन संभव नहीं है। तो बिना मापन के मूल्यांकन संभव नहीं है। दूसरी चीज, बिना मापन के मूल्यांकन संभव नहीं है, दूसरी हो गई। अब इसके बाद देखिए, आपको क्या लगता है कि मापन का क्षेत्र अधिक विस्तृत है या मूल्यांकन का क्षेत्र अधिक विस्तृत है? तो यहां पर आपको जानना होगा कि मूल्यांकन का क्षेत्र मापन की अपेक्षा कहीं ज्यादा विस्तृत है। तो मूल्यांकन का क्षेत्र मापन की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है। अधिक विस्तृत या बृहद होता है, अधिक बृहद होता है। इसको समझने का प्रयास करिएगा। मूल्यांकन का क्षेत्र मापन की अपेक्षा अधिक बृहद होता है। देखिए, मूल्यांकन में मापन विषय संबंधी योग्यता की माप तो शामिल होती ही है, साथ में इसमें आप बालक की श्रेणी भी डिसाइड कर सकते हो। साथ में आपने देखा होगा कि कोई भी जब आपको रिजल्ट मिलता है, कोई भी बच्चे को जब रिजल्ट मिलता है, तो आप देख सकते हैं कि उसमें बालक की विषय संबंधी योग्यता का माप तो होता ही होता है, साथ साथ में उसमें यह भी लिखा होता है कि जैसे बालक का व्यक्तित्व कैसा है, उसमें लिखा रहता है अच्छा, बुरा, बहुत अच्छा, व्यक्तित्व भी लिखा रहता है। फिर लिखा रहता है बालक का भार में कितना परिवर्तन आया, ये भी लिखा होता है। फिर समय के साथ साथ बालक की लंबाई में क्या परिवर्तन आया, ये भी लिखा होता है। और साथ साथ में श्रेणी तो लिखी होती है कि विषय संबंधी योग्यता की श्रेणी तो लिखी ही होती है। तो ये सब आप देखेंगे, तो ये सब चीजें जब आप मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मूल्यांकन। तो हम देखिए, इसी से निकालते हैं हम लोग, मूल्यांकन का क्षेत्र मापन की अपेक्षा अधिक बृहद होता है। मापन तो भाई यहाँ पे खत्म हो जाता है कि 100 में से आपने 60 अंक प्राप्त किए, ये आपका मापन हो गया। लेकिन मूल्यांकन में केवल यही नहीं, मूल्यांकन में श्रेणी के साथ साथ में जो अन्य परिवर्तन है वो भी मूल्यांकन के अंतर्गत ही आ जाते हैं। बात समझ में आई? वेरी गुड। आप देखते हैं आगे, मूल्यांकन और मापन की और चीजें देखते हैं। बातें समझ के एक बार दोहरा लेते हैं। मूल्यांकन सदैव मापन पर निर्भर करता है और बिना मापन के मूल्यांकन संभव नहीं है, और मूल्यांकन का क्षेत्र मापन की अपेक्षा अधिक बृहद होता है। क्लियर हो गया? एक चीज यहाँ पे हम और देखेंगे कि मापन और मूल्यांकन में कौन सा पहले आता है, मापन पहले आएगा या मूल्यांकन पहले आएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि निम्न में से सही कथन या गलत कथन का चुनाव करिए, और उसमें दे देते हैं कि मापन मूल्यांकन के पूर्व आता है या मूल्यांकन मापन के पूर्व आता है। तो कौन सा पहले आता है ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं
मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, देखिए मूल्यांकन सदैव मापन के बाद आता है, या हम इसको दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं, मापन मूल्यांकन के पूर्व या पहले आता है, पूर्व आता है। मापन मूल्यांकन के पूर्व आता है। क्यों? क्योंकि आप श्रेणी डिसाइड तभी कर पाओगे जब पहले आप क्या करोगे, बालक की विषय संबंधी योग्यता का माप करोगे, किसमें, अंकों में। तो मापन आएगा पहले और मापन के बाद फिर मूल्यांकन आएगा। मापन के ही आधार पर हम मूल्यांकन करते हैं। ये बात सभी को समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए मापन का उपयोग, मापन और मूल्यांकन का उपयोग कहां कर सकते हैं, जैसे मापन का उपयोग कहां कर सकते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। मापन का उपयोग शिक्षा के जगत में बहुत जगह पे इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि वर्गीकरण में हम मापन के आधार पे ही ये डिसाइड कर सकते हैं कौन सा बच्चा किस विषय में पढ़ने में अधिक तेज है, या उसे बाहरी मदद की जरूरत है, या उसे और मदद की आवश्यकता है। जैसे हम ले लें मापन की आवश्यकता, या मापन की आवश्यकता क्या हो सकती है, मापन का उपयोग क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए मापन का उपयोग, अब यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि मापन का उपयोग होता है, और आपको 4 कथन दे देंगे, और 4 कथन में से एक कथन गलत होगा, गलत कथन का चुनाव करिए इसमें से। तो देखिएगा सबसे पहले मापन का जो इस्तेमाल होता है वो किसमें होता है, वर्गीकरण में यानी क्लासिफिकेशन में। वर्गीकरण में कैसे भाई, कौन सा बालक किस विषय में पढ़ने में तेज है, और कौन सा किस बालक को उस विषय में अभी और मदद की आवश्यकता है, इसका हम वर्गीकरण कर सकते हैं। तो एक जैसे बालकों को हम एक जगह पे रख देंगे, और अगर कुछ बालक ऐसे हैं जिनको किसी विषय संबंधी जो समस्याएं हैं वो आ रही है, तो उनको हम एक साथ रख देंगे। जैसे मान लेते हैं, जैसे मैथ्स विषय ले लेते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अन्य विषय तो ठीक आते हैं, मान लो मैथ्स में उनको कोई समस्या आ रही है, उन्हें नहीं पता है कि प्लस माइनस क्या होगा, ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा, ये बेसिक सी समस्याएं हैं। अगर बच्चों को ये नहीं आ रही हैं और स्टेप को सही कर रहे हैं, तो हम उन बच्चों को अलग कर लेंगे और उनको अलग से इन बातों को बताएंगे, इन बातों को क्लियर करेंगे। तो वर्गीकरण में सहायक है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे मापन चयन में बहुत उपयोगी है। चयन में जैसे किसी पद के लिए चयन करना, ठीक है, मान लीजिए आप जैसे देख ले, आप इसको थोड़ा सा आगे ले जाएं, अगर कोई इंटरव्यू वगैरह होता है तो वो किस आधार पे होता है, मापन के आधार पे तो होता है। मान लीजिए इंटरव्यू 50 नंबर का है, उस आधार पे उसको कितने नंबर मिले, 20 नंबर मिले, उस आधार पे हमने उसका मापन कर दिया, नहीं कर दिया, उसकी योग्यता का निर्धारण हमने गणितीय इकाइयों में कर दिया ना। तो मापन किसमें सहायक है, चयन में भी सहायक है। इसके अलावा और भी चीजों में सहायक है। जैसे एक मापन सबसे उपयोगी है बालकों के संदर्भ में भविष्यवाणी करने में, प्रिडिक्शन करने में, भविष्यवाणी में। जैसे भविष्यवाणी का मतलब ये नहीं है कि भविष्यवाणी का मतलब ये है कि बालक आगे चल के किस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। ये हम किसके द्वारा, मापन के द्वारा इस चीज को हम प्रेडिक्ट कर सकते, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि नहीं बालक किस क्षेत्र में आगे जाएगा। मान लीजिए मैथ्स है, साइंस है, या कोई भी विषय है, बालक उसमें लगातार अच्छे नंबर पा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं नहीं बालक के अंदर ये गुण है। मान लीजिए बालक मैथ्स में लगातार वो देख रहे हैं आप कि वो प्रथम श्रेणी और अच्छा करता जा रहा है, तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बच्चा जो है भविष्य में मैथ्स विषय लेके आगे जा सकता है। मान लीजिए कोई बालक है, वो साइंस के संदर्भ में, साइंस विषय को लेके अगर हमेशा वो मान ले एक अंक निर्धारित कर ले कि 100 में से 80 प्लस उसके नंबर आते ही आते हैं,
भविष्य में बालक साइंस के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में कुछ ना कुछ करेगा। ठीक है, ये भविष्यवाणी करने में सहायक है। इसके साथ साथ अब देखिएगा, इसके साथ साथ एक चीज और आती है निदान में, डायग्नोस में, निदान में ये भी सहायक होता है। जैसे मान लीजिए किसी बालक को आप देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर विषय में, वो चाहे तो छोटा सा टेस्ट हो, वो चाहे कोई एग्जाम हो, उसमें लगातार उसके अंक स्टेबलिश हैं, या तो कम या तो उससे ज्यादा नहीं। तो बालक का मतलब, मान लीजिए कोई विषय है, मान लीजिए एक विषय ले लेते हैं हम, कोई विषय एक ले लेते हैं, हिंदी ले लेते हैं। हिंदी में बालक एक निश्चित चीज को ही बार बार गलत कर रहा है, तो इसका अर्थ क्या है, उसे किसकी आवश्यकता है, नैदानिक शिक्षा की। इसी से एक शब्द निकलता है जिसको हम बोलते हैं नैदानिक शिक्षा। नैदानिक शिक्षा इसलिए इसका उपयोग होता है ताकि बालक की पर्टिकुलर समस्या या कोई एक निश्चित समस्या जिससे बालक जूझ रहा है उसका हल किया जा सके। तो निदान में भी आवश्यक है। तो आप देखें, मापन का उपयोग वर्गीकरण में, भविष्यवाणी करने में, प्रेडिक्ट करने में, फिर चयन में, इसके अलावा निदान में ये सहायक है। इसके अलावा हम देखें, हमारे सामने आप देखते होंगे बहुत सारे शोध, रिसर्च आते हैं बालकों से संबंधित। तो रिसर्च या शोध कार्यों में भी मापन बहुत उपयोगी है। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक शोध आता है, तो भाई शोध किस पे किया जाएगा, शोध भाई हमेशा वो पढ़ने वाले बालकों पे किया जाएगा, बालकों पे शोध किया जाएगा। तो ये शोध किसके माध्यम से किया जाएगा, मापन के माध्यम से किया जाएगा। तो जब शोध होगा और शोध के माध्यम से कोई ना कोई एक निष्कर्ष निकलेगा, और जब निष्कर्ष निकलेगा और निष्कर्ष के माध्यम से ही उस समस्या को दूर करने के लिए हम निदान निकाल सकते हैं या कोई हल निकाल सकते हैं। क्लियर है ये बात सभी को? वेरी गुड। चलिए, इतना हो गया। अब आइए आगे देखते हैं क्या होता है आगे। अगर इसी जगह पे हम बात करते हैं, मूल्यांकन की बात करते हैं, तो मूल्यांकन में आप देखें, मूल्यांकन में बालक का कोई एक पक्ष नहीं होता है, बल्कि मूल्यांकन में बालक के विभिन्न पक्षों का मापन किया जाता है। बालक यहाँ पे तो एक पक्ष हो गया क्या, या हम ये कह सकते हैं विषय संबंधी योग्यता, और उसको हमने अंकों में प्रदर्शित कर दिया, तो वो हो गया। लेकिन यहाँ पर केवल एक पक्ष नहीं होता है, बल्कि विभिन्न पक्ष होते हैं जिनका मूल्यांकन किया जाता है या जो मूल्यांकन में शामिल होते हैं। जैसे किसी बालक की विषय संबंधी योग्यता, मापन, और मापन के आधार पर मूल्यांकन। लेकिन मूल्यांकन में विषय संबंधी योग्यता तो होती ही होती है, साथ साथ में बालक के अन्य गुण भी शामिल होते हैं। जैसे बालक का व्यक्तित्व कैसा है, ये भी शामिल होता है। इसके अलावा व्यक्तित्व के जितने भी आप क्षेत्र सपोज कर सकते हो, सारे के सारे क्षेत्र मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। अब एक चीज और, अब यहां पर एक चीज देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं मापन और मूल्यांकन में एक बेसिक डिफरेंस, एक आधारभूत अंतर बताएं, तो आप देखेंगे यहां पे आपको नजर आएगा कि मापन सदैव कैसा होता है, संख्या बोधक होता है। कैसा होता है, संख्या बोधक होता है। जबकि मूल्यांकन क्या होगा, यहीं पे मूल्यांकन गुण बोधक होगा। जबकि मूल्यांकन गुण बोधक होता है। ठीक, अब यहां पर देखिए, मापन सदैव संख्या बोधक होता है, जबकि मूल्यांकन गुण बोधक होता है। इससे बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, इसीलिए हमने इसको बोला गुण बोधक होता है। ठीक है, समझ में आई बातें?
देखिए मापन और मूल्यांकन से संबंधित मैंने बेसिक बातें आपको बता दी। देखिए ये मैंने आपको किताबी भाषा में आपको मैंने नहीं बताया है, ये व्यवहारिक भाषा में मैंने आपको बताया है ताकि आप मापन और मूल्यांकन में बेसिक जो डिफरेंसेस है, बेसिक अंतर है वो आप कर ले जाए। इसके बाद में कुछ नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे और सभी लोग स्वस्थ रहिए। और हाँ, साथ में ही व्यास एकेडमी 12 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए